क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सतनाम और मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वन प्लस ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो अनाउंस कर दिए हैं। वन प्लस 8 तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि वो वन प्लस 7T के मुकाबले ज़्यादा उसके अंदर कुछ अपग्रेड्स नहीं है। लेकिन जो वन प्लस 8 प्रो है वो सच में एक फ्लैगशिप फ़ोन है। एक टाइम पे वन प्लस अपने आप को फ्लैगशिप किलर फ़ोन कह रहा था, लेकिन अब 2020 में वन प्लस खुद एक फ्लैगशिप फ़ोन बन गया है। क्योंकि जो वन प्लस के फ़ोन्स थे वन प्लस 8 प्रो से पहले वाले, उसमें कुछ कमियां होती थी। जैसे कि वायरलेस चार्जिंग नहीं होती थी, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं होती थी, और भी कुछ कमियां होती थी जैसे कि आईपी रेटिंग्स नहीं होती थी। तो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस आईपी रेटिंग्स के साथ नहीं आता था। और जो भी फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनमें ये रेटिंग्स होती थी, आईपी रेटिंग्स हो गई और ये वायरलेस चार्जिंग वगैरह, ये सारे फीचर्स फ्लैगशिप फ़ोन्स में होते हैं। जैसे कि आईफोन हो गया या सैमसंग के जो S20 सीरीज़ है या नोट सीरीज़ है, उनमें ये सारी फीचर्स होती हैं, इसीलिए उनको फ्लैगशिप फ़ोन बोलते हैं। तो वन प्लस ने इन सारी कमियों को पूरा किया इस बार और ये सारी फीचर्स दी हैं। तो और भी बहुत सारी फीचर्स दी हैं। फ़ोन सच में बहुत बड़ा अपग्रेड है अगर इसको मैं वन प्लस 7T प्रो के मुकाबले देखूं तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारी फीचर्स और खूबियां देने के बाद फ़ोन की कीमत भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अब फ़ोन मतलब हद से बाहर निकल चुका है, सीधी सी बात है। मतलब बड़ा आदमी बन गया कह लो, या बोलते हैं ना यार तेरे दिन अच्छे आ गए तो आजकल तो ठीक से बात नहीं कर रहा, तेरा रेट बढ़ गया है। वैसे ही वन प्लस 8 प्रो का रेट बढ़ गया है, सीधी सी बात है। अब ये फ़ोन बहुत महंगा हो गया है और इसको रेकमेंड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे कि सारे टेक जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स हैं, सब ने कहा है, ऐसे मेरा भी यही मानना है कि ये फ़ोन सच में बहुत महंगा है। एक एक करके मैं इसी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और फिर एक एक एनालाइज़ करेंगे एक एक स्पेसिफिकेशंस और फिर बात करेंगे कि फ़ोन सच में मतलब क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और इसके बावजूद फ़ोन क्या हमें लेना चाहिए और इस कीमत में और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन के बारे में। तो फ़ोन के जो डिज़ाइन है उसकी बेजल्स जैसे कि आपको पता है काफ़ी पतली हैं। फ़ोन का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, आगे भी ग्लास है और पीछे भी ग्लास है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है। पीछे एक जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें 4 कैमराज हैं और आगे पंच होल सेल्फी कैमरा मिल रहा है जो कि लेफ़्ट साइड में माउंटेड है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। वन प्लस 7T प्रो के मुकाबले डिस्प्ले और बड़ा हो गया है और अब इसमें मिलता है 6.78 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और इसकी रेजोल्यूशन है क्वाड HD+। और इस फ़ोन में आता है जो रिफ़्रेश रेट है वो भी अब बढ़ा दिया गया है पिछले मॉडल के मुकाबले। पहले 90 था, अब 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है। HDR10+ को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले में कर्व डिस्प्ले है जो कि हम लोग को सैमसंग के फ़ोन्स में देखने को मिलता है। फ्लैगशिप फ़ोन्स में कर्व डिस्प्ले है। ऑनेस्टली कर्व डिस्प्ले मेरे को पसंद नहीं क्योंकि डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और एक्सीडेंटली भी टच हो जाता है अगर आपने इसे पकड़ा हुआ फ़ोन को। तो ये है इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में मेरे विचार। उसके बाद अगर बात करें तो इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से, स्नैपड्रैगन 865 जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और प्रोसेसर के साथ जो आता है GPU वो है एड्रीनो का एड्रीनो 650। और फ्लैगशिप ये प्रोसेसर और GPU दोनों ही टॉप टियर हैं। फ्लैगशिप प्रोसेसर और फ्लैगशिप ही GPU है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी सारी जो रोज़मर्रा की काम होंगे फ़ोन पे वो बहुत ही सुपर स्मूथ चलेंगे। सारी जो लेटेस्ट गेम्स हैं जो भी पबजी और एशफॉल्ट 9, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट सब आराम से हाई सेटिंग्स पे चलेंगी। तो इन सब चीज़ों की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं। हर काम अगर आप उस पर कुछ जैसे वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं वो भी रेंडरिंग वगैरह वो भी अच्छा ही करेगा। तो फ़ोन ओवरऑल एक अच्छा पैकेज में आ रहा है, अच्छा प्रोसेसर आ रहा है। अब तक जो कुछ भी मैंने बोला सब कुछ A1 है। सच में फ़ोन सच में इम्प्रूव हुआ है, हर चीज़ में इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद अगर रैम की बात करें तो इस फ़ोन में LPDDR5 है, यहाँ पे भी अपग्रेड किया है वन प्लस ने। जो पिछला मॉडल था उस पर LPDDR4X था
वन प्लस 7T प्रो की बात कर रहा हूँ, तो LPDDR4X था, यहाँ पे LPDDR5 है। अब LPDDR5 LPDDR4X के मुकाबले में 30% फास्टर है और 20% पावर एफिशिएंट है। मतलब फ़ोन आपका और भी तेज़ चलेगा, रैम ज़्यादा तेज़ चलेगी और आपकी बैटरी की बचत भी होगी। तो दोनों मामलों में LPDDR5 LPDDR4X के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करूं स्टोरेज की, तो यहाँ पे UFS 3.0 है। तो यहाँ पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जो लेटेस्ट UFS चल रही है, स्टोरेज चल रही है मार्केट में, वो है UFS 3.1। तो इन्होंने एक जनरेशन पुरानी दी है। तो यहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग करने का क्या वजह, जब आप सब कुछ बढ़िया दे रहे हो, बढ़िया रैम, बढ़िया प्रोसेसर, हर चीज़ बढ़िया है, बढ़िया बैटरी, सब कुछ, कैमरा इम्प्रूव हुआ है, तो ये स्टोरेज के मामले में कॉस्ट कटिंग करने का क्या मतलब है। वैसे ये जो फ़ोन है ये 2 वेरिएशंस में आता है, 8GB और 12GB रैम के साथ। जो 8GB रैम है वो 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और जो 12GB रैम है, जिसकी ज़रूरत नहीं है 12GB रैम की, वो 256GB स्टोरेज के साथ आता है। तो यानी कि अगर आपको 8GB और 256GB स्टोरेज चाहिए तो वो नहीं मिल सकता। 8GB 128 के साथ और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। उसके बाद अगर कैमरास की बात करें, तो यहाँ फिर इम्प्रूवमेंट किया है वन प्लस ने। जो वन प्लस 7T प्रो था उसमें ट्रिपल रियर कैमरास थे, लेकिन यहाँ पे आपको दे रहे हैं क्वाड रियर कैमरास। अब क्वाड 4 कैमरास की ज़रूरत है या नहीं, मुझे तो नहीं पता लगता है ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि अगर आप पिक्सल वगैरह को देखें तो एक ही कैमरा है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। लेकिन कंपनीज़ को लगता है ज़्यादा कैमरा डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। खैर, ये जो 4 कैमराज हैं, वो पहला जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा भी 48 मेगापिक्सल का ही है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि टेलीफोटो लेंस है, और जो चौथा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर कैमरा है। जो 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है उसमें लगा है सोनी का IMX689। अब ये जो वन प्लस 7T प्रो था उसमें था IMX586, लेकिन यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो IMX689 है। ये सोनी का लेटेस्ट सेंसर है, नया सेंसर है, जो पुराना जो सेंसर था IMX586 उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे ये इम्प्रूव किया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो इस बात के लिए वन प्लस को कांग्रेट्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो दूसरा कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल का ही है, अल्ट्रा वाइड कैमरा, और वहाँ पे जो सोनी का सेंसर है वो है IMX586। तो मुझे लगता है शायद ही और कोई फ़ोन होगा मार्केट में जहाँ पे मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों 48 मेगापिक्सल के हैं। ये रेयर है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेन कैमरा तो दे देंगे 48 मेगापिक्सल का या 64 मेगापिक्सल का या 108 मेगापिक्सल का, लेकिन जो दूसरा अल्ट्रा वाइड होगा वो होगा 16 मेगापिक्सल या ऐसे कुछ। तो जब मेन कैमरा से और अल्ट्रा वाइड से जब आप फ़ोटोज़ लेते हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों की परफॉर्मेंस में। लेकिन यहाँ पे मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों 48 मेगापिक्सल के, यानी कि अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से ही फ़ोटो लोगे तो मेन कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का है उसके मुकाबले परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही होगी। यहाँ पे भी लेंसेज का फ़र्क है, लेकिन ऑलमोस्ट नज़दीक परफॉर्मेंस ही होगी। यानी कि आप अल्ट्रा वाइड कैमरा को आप जितनी बार चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो तीसरा कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। ये जो टेलीफोटो, वैसे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा में एक बार बताना भूल गया, उसकी 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद जो टेलीफोटो कैमरा है इसमें आपको मिलता है 3x ऑप्टिकल जूम और 30x डिजिटल जूम। और एक और जो अच्छी बात की है यहाँ पे वन प्लस ने, वो ये है कि जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और ये जो टेलीफोटो लेंस है 8 मेगापिक्सल का, इन दोनों लेंसेज में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इन दोनों कैमराज में मिलती है। और जो चौथा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर कैमरा। कलर फिल्टर कैमरा का क्या फ़ायदा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट फ़ोटोज़ को आप डे लाइट और ये डिफरेंट जो फीचर्स होती हैं वो कर सकते हैं। वो तो मुझे लगता है सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक्स्ट्रा लेंस डालने की क्या ज़रूरत है। आप ये इंस्टाग्राम और इन सब लोगों के लिए ये काम आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर में भी के साथ भी आप अपनी फ़ोटोज़ को क्या कलर चेंज करना है या वगैरह वगैरह उससे भी कर सकते थे। तो ये एक्स्ट्रा लेंस लगाने की क्या ज़रूरत है। शायद
उसका कारण ये होगा कि वन प्लस 8 जो है, जो नॉर्मल वाला है, उसमें ट्रिपल कैमरा है, तो प्रो में 4 कैमरा डाल देते हैं ताकि पब्लिक को लगे कि भैया प्रो है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं। खैर, उसके बाद अब चलते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे आपका जो रियर कैमरा है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS एंड 60 FPS दोनों पे दे रहा है। सेल्फी कैमरा जो है वो वही 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX471 है, जो हमें OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro, इन सारे फ़ोन्स में वही सेम सेंसर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी परफॉर्मेंस ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन खैर सॉफ्टवेयर की वजह से शायद OnePlus इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दे, बट ऑनेस्टली ये सेल्फ़ी कैमरा इतना अच्छा नहीं है। और एक और प्रॉब्लम मुझे जो सेल्फ़ी कैमरा से ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग 4K नहीं करता बल्कि 1080 पे ही करता है, वो भी 30 FPS, नो 60 FPS। ऐसा क्यों किया OnePlus ने, जैसे कि वो कुछ भूल ही गए हों सेल्फ़ी कैमरास के बारे में। या शायद जब इसका जो अपग्रेड आएगा OnePlus 8T Pro, यही वही सितंबर अक्टूबर में, तो शायद वहाँ पे सेल्फ़ी कैमरा ये लोग इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद बैटरी की बात करें तो यहाँ पे सच में बैटरी को बढ़ा दिया है पिछले फ़ोन के मुकाबले में, यानी कि OnePlus 7T Pro के यहाँ पे मिलती है 4510 mAh की बहुत बड़ी बैटरी। तो इस फ़ोन में बैटरी लाइफ अच्छी मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद अगर बात करें तो चार्जर वही पुराना 30 वोल्ट का ही चार्जर है, लेकिन यहाँ पे जो नई चीज़ ऐड की है, हमें मिलता है 30 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, और यही नहीं 3 वोल्ट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। अब ये रिवर्स वायरलेस 3 वोल्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मतलब बहुत स्लो है, यानी अगर इसके पीछे इससे अगर आप कोई फ़ोन को अगर आप चार्ज करेंगे तो मत करना, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इसके अगर वो ब्लूटूथ ईयरबड्स और ईयरपॉड्स और जो भी आते हैं ब्लूटूथ वाले, उनको वो चार्ज कर सकता है, उसके लिए सही है ये 3 वोल्ट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। वैसे आपको बता दूं, ये 30 वोल्ट का जो 30 वोल्ट का जो फास्ट चार्जर है वो 0 to 50 23 मिनट्स में करता है, और जो 30 वोल्ट का वायरलेस चार्जर है वो 50% बैटरी आपका 30 मिनट्स में करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट है वायरलेस। मतलब जो बहुत अलग फ़ोन्स होते हैं जो दूसरे 18 वोल्ट का वायर्ड चार्जर्स होते हैं, वायर्ड वाली, उससे तो ये वायरलेस वाला चार्ज कर रहे थे, ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी OnePlus ने बहुत इम्प्रूव किया है अपनी ये चार्जिंग के, वायरलेस चार्जिंग भी दिया, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी है। और बाकी रही पोर्ट्स की, तो ऐसे कि आपको पता है OnePlus माइक्रो SD कार्ड लगाने की सहूलियत तो कभी उसने दी नहीं है, हेडफोन जैक भी नहीं है, टाइप सी है। और स्पीकर्स की बात करूँ तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मगर वो वही जो पिछले कुछ सालों से आ रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और फेस अनलॉक भी है, और LED नोटिफिकेशन लाइट इस फ़ोन में नहीं है, NFC है। और हाँ, जो नई चीज़ ऐड की है OnePlus ने वो है IP रेटिंग्स, यानी कि इसमें है IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। ये फीचर OnePlus 8 में नहीं है, बस OnePlus 8 Pro में। वैसे OnePlus 8 जो US में जो वो वेराइजन और टी मोबाइल के साथ आ रहे हैं लॉक्ड वाले, उनके साथ OnePlus 8 में भी है, लेकिन इंडिया में जो अनलॉक्ड ही आएगा OnePlus 8, उसमें ये IP रेटिंग्स नहीं होंगी। और इसमें है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके ऊपर है Oxygen OS का स्किन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ओके, अब बात करते हैं इस फ़ोन की जो मेन पॉजिटिव्स और कॉन्स हैं। अगर मैं प्रोज़ की बात करूं तो मुझे इस फ़ोन की जो सबसे अच्छी चीज़ें जो लगी हैं, पहले उनके बारे में बताता हूं, फिर जो नेगेटिव बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी उनके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा है इस फ़ोन के बारे में वो ये लगा है कि इस फ़ोन में है एक बहुत बड़ा डिस्प्ले बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है OnePlus का, वो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है। सैमसंग का जो डिस्प्ले उसको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, इतना अच्छा डिस्प्ले है। और इसमें है 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट। बहुत ही कम फ़ोन्स हैं मार्केट में जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट है, और उनमें से OnePlus भी अब बन गया है। इसमें है लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865, और साथ में ही है एड्रीनो 650, यानी प्रोसेसर और GPU दोनों ही लेटेस्ट और सबसे बेस्ट
फ्लैगशिप प्रोसेसर्स हैं। उसके बाद रैम LPDDR5 है और इसमें है क्वाड 4 कैमराज। उसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और पांचवा है 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर कैमरा। तो ये सारी चीज़ें इसमें है जो मुझे अच्छी लगी हैं। और मुझे और जो चीज़ें अच्छी लगी वो है कि इस फ़ोन में सच में बैटरी की इशू ना हो, तो इसमें बड़ी बैटरी दी है 4510 mAh की, जो 30 वॉट चार्जर के साथ आती है और ये 30 वॉट वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करती है और 3 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। फ़ोन में और भी जो अच्छी चीज़ें वो है, एक तो है इसकी जो नोटिफिकेशन स्लाइडर, जो कि और किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता, शायद ही कोई और फ़ोन होगा इसमें नोटिफिकेशन स्लाइडर है। तो ये एक फ़ीचर मुझे लगता है कि जो दूसरी कंपनीज़ को कॉपी करना चाहिए। उसके बाद फ़ोन में IP68 है जो कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मुझे इस फ़ोन का जो वो डिस्प्ले में ही एक बहुत बड़ी कॉन, एक तो डिस्प्ले बहुत बड़ा, वो भी मुझे लगता है कॉन है, लेकिन कुछ लोगों को शायद पसंद होगा बड़ा डिस्प्ले। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि जो चीज़ मुझे अच्छी ना लगे वो किसी और को अच्छी लगी। लेकिन जो दूसरा कॉन मुझे लगा इस डिस्प्ले का वो ये है कि इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले है। अब ये जो मुझे तो फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, कर्व डिस्प्ले मुझे पसंद नहीं है, टूटने वूटने का डर रहता है, ठीक है। उसके बाद इस फ़ोन का जो रिफ़्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का है, ये तो जैसे मैंने पहले बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ आप 60 हर्ट्ज़ सेलेक्ट कर सकते हो या 120 हर्ट्ज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 90 हर्ट्ज़ इन बिटवीन सेलेक्ट करना है तो आप वो नहीं सेलेक्ट कर सकते, या 60 या 120। मुझे 90 चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि 120 हर्ट्ज़ जो है वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो मुझे सिर्फ 90 चाहिए, तो नहीं, वो मैं चूज़ नहीं कर सकता। शायद आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आ जाए, लेकिन फ़िलहाल 60 या 90, ये बस दो ही चॉइसेस हैं आपके पास। उसके बाद जो अगली चीज़ मुझे पसंद नहीं, बाकी हर चीज़ उन्होंने लेटेस्ट डाली है। जो स्टोरेज है वो UFS 3.0 है, 3.0 है, जबकि लेटेस्ट है 3.1। तो ये कॉस्ट कटिंग है, यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, उनको लेटेस्ट वाली ही डालनी चाहिए थी। अगला जो मुझे कौन लगता है इस फ़ोन में वो है इसका 16 मेगापिक्सल का वो जो सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का, वो कुछ ख़ास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। और पिछले जितने फ़ोन्स में मैंने देखा है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि अभी ये फ़ोन बहुत महंगा हो गया है। कुछ 70,000 के आसपास इसकी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेट है, 70-75,000। तो उस हिसाब से ये जो सेल्फ़ी कैमरा, इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं जितनी बाकी के फ्लैगशिप फ़ोन्स की है। तो अगर आप फ्लैगशिप कीमत लगा रहे हो तो कम से कम कैमरा तो अच्छा दो। उसके बाद जो सेल्फ़ी कैमरा है उसमें आप 1080p रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी 30 FPS पे, 60 FPS पे भी नहीं। ये कम से कम 60 FPS तो देते, कम से कम 4K नहीं तो नहीं। अगला जो मुझे लगता है कि कौन जो है इस फ़ोन में वो ये है, ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को तो सपोर्ट करता है, लेकिन आपको वायरलेस चार्जर अलग से लेना पड़ेगा जो वन प्लस का ही है, और उसकी कीमत कुछ मेरे ख्याल से $70 के आसपास है, जो कि करीब 5-5.5 हज़ार की, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। और जब आप वो लोगे तो ये जो OnePlus 8 Pro है उसी पर ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि जो वायरलेस चार्जिंग ये 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग पे करता है, वो भी इस चार्जर के साथ। अगर आप कोई शी का दूसरा चार्जर लोगे तो ये 5 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग पे शुरू कर दे। मान लो आप वन प्लस का जो चार्जर है वो 30 वॉट पे वायरलेस चार्जिंग करता है, और अगर आप उस वायरलेस चार्जर को वन प्लस के जो वायरलेस चार्जर है उसे भूल जाते हो, जिस तो अगर आप कोई और किसी और का मांग के जब वायरलेस चार्जर इस्तेमाल करोगे तो ये 30 से गिरकर सिर्फ 5 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग करेगा। और यही नहीं, अगर आप वन प्लस का जो चार्जर है वायरलेस चार्जर उस पर कोई और फ़ोन इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आईफोन या सैमसंग का फ़ोन, तो भी उस फ़ोन को ये जो वन प्लस का चार्जर है ये उस फ़ोन को स्लो चार्ज करेगा। ये पता नहीं क्या है, यानी कि वन प्लस चार्जर के साथ आप वन प्लस का फ़ोन इस्तेमाल करो और वन प्लस फ़ोन के साथ आप वन प्लस का ही चार्जर इस्तेमाल करो, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। ये सब प्रोप्राइटरी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आता है। तो ये थे प्रोज़ और कॉन्स वन प्लस 8 Pro के, जो मैंने आपके सामने बता दिए।
अब बात करते हैं इस फ़ोन की सबसे बड़ी जो नेगेटिव पॉइंट है वो जो सामने आई वो है इसका प्राइस। इंटरनेशनल मार्केट में जो 8 GB रैम वाला है उसकी कीमत है $900 और जो 12 GB रैम वाला है उसकी कीमत है $1000। अब ये $900 को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 68,000 आता है और जो $1000 है वो कुछ 75,000 के आसपास आता है। अब अगर 68,000 और 75,000 का अगर वन प्लस फ़ोन बेचेगा तो वन प्लस कौन लेगा, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है और वैसे भी आजकल चाइना के ख़िलाफ़ सबका दिमाग ख़राब हो चुका है। तो उससे अच्छा है कि हम सैमसंग की S20 ना ले लें, क्योंकि वो भी 60-65 हज़ार का आता है और iPhone 11 वो भी कुछ 65 हज़ार के आसपास आता है। तो 65,000-70 हज़ार खर्च करने तो सैमसंग या आईफोन क्यों ना लें, ये फ़ोन ही क्यों लें जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन आज वन प्लस ने एक ट्वीट किया है कि ये जो रेट्स हैं इनको आप डॉलर्स को इंडियन करेंसी मत कन्वर्ट करो, इंडिया को हम डिस्काउंट देंगे और थोड़े कम में देंगे। अब देखना है कि जो 68,000 का जो 8 GB वाला रैम उस पर कितना डिस्काउंट दे देंगे यार, उस पर कितना 8 या 10 हज़ार दे दोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये 60 हज़ार का तो बन रहा है। अब 60 हज़ार का अगेन सैमसंग या आईफोन आ रहा है उतने में, तो वन प्लस कौन लेगा। तो इस साल लगता है कि वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो की सेल शायद इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि हालात भी कोरोना वायरस पे क्या चल रहे हैं और लोग अपना खर्चा करेंगे या नहीं, एक फ़ोन पे देखने वाली बात है। अगर आपको सच में फ़ोन ही लेना है तो मुझे लगता है कि वन प्लस 70 एक अच्छी डील है वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो के मुकाबले, क्योंकि वो अभी 35 हज़ार के आसपास मिल रहा है। एनीवेज़ ये थी मेरे विचार इस वन प्लस 8 प्रो के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।